अगर आपको ये ऑडियो शो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऑडियो बुक्स इस शो पर हर हफ्ते आती रहें, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी मेहनत के नाम। आपकी कंट्रीब्यूशन से हम आपकी पसंद की किताबें खरीद पाएंगे और आपके लिए लगातार नई कहानियां ला पाएंगे। आप इस क्यूआर कोड पर अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट 10, 20, 50 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको अगर कोई खास बुक चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका पढ़ा करो सुना करो में। मेरा नाम है एहतेशाम रईस और आप सुन रहे हैं दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई टेंशन मत ले यार। अध्याय 7, जो पीछे छूट गए। मेरी अभी तक की लाइफ में 3 ऐसे मौके आ चुके थे जब मैं अपने आप को अपने साथ वाले दोस्तों से पीछे समझता था। पहला मौका था क्लास 12th के बाद, जब मैंने 2 साल का गैप लिया। दूसरा, जब इंजीनियरिंग के बाद मैंने 2 साल का गैप लिया। तीसरा, जब लगा था कि अब तो एमबीए की नौकरी के बाद पूरी लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन वहाँ पर जाते ही ये समझ में आ गया था कि मेरा करियर लंबा नहीं चलने वाला। इसको अगर सीधी रेखा में देखा जाए तो आप ऐसे समझें कि मैं करियर शुरू होने से पहले ही 4 साल की छुट्टी ले चुका था। 12th के बाद 2 साल की और बीटेक के बाद 2 साल की। अगर आप इंजीनियरिंग के बाद तुरंत नौकरी शुरू कर दें और आप 2 साल के दिनों को जोड़ दें तो इतने दिनों की छुट्टी लेने के लिए आपको कम से कम 10 साल लग जाएंगे। मेरे साथ यही दिक्कत आकर खड़ी हो गई थी कि मुझे ये समझ में आ गया था कि एमबीए की जो नौकरी है, इसको मैं ज़्यादा लंबा नहीं चला पाऊंगा। अब मेरे पास समय की भी लग्जरी नहीं थी कि मैं 1-2 साल कोई नई चीज़ ट्राई करूं और फिर देखूं। मैं पहले ही बहुत समय खराब कर चुका था। मैंने तय किया कि मैं जॉब के साथ ही साथ कुछ करूंगा। पहले की तरह सब छोड़कर कुछ नहीं करूंगा। आप इसको उम्र के हिसाब से जोड़िए तो मैं लगभग 30 साल का होने वाला था। बावजूद इसके अब मैं ऑन पेपर बिल्कुल परफेक्ट लाइफ जी रहा था, लेकिन अलग किस्म की बेचैनी थी। आप ये भी सोच सकते हैं कि क्लास 12th से लेकर अभी तक बेचैनी वैसी ही बनी हुई थी। ये बात सच भी है कि शायद ही लाइफ में कोई दिन ऐसा आए जब मैं सोचूं कि हाँ, सब ठीक है। मैं ये बात जानता था, फिर भी लगता था कि इस दिन का ज़्यादा हिस्सा उस काम में जा रहा है जो मैं करना नहीं चाहता। 30 साल की उम्र से बाकी बची हुई पूरी उम्र मैं अपने दिन का लगभग आधा हिस्सा उस काम में दूंगा जो मैं नहीं करना चाहता। ये मुझे मंजूर नहीं था। मुझसे मेरे जानने वाले कहते रहे हैं कि मजबूरी है, ऑप्शन क्या है। मुझे ये बात कभी उतनी कन्विंसिंग नहीं लगी। लाइफ में अगर अपना काम करने में मज़ा नहीं आ रहा तो किसी भी चीज़ का क्या मतलब है। लाइफ कोई आने वाले कल की चीज़ थोड़ी है, वो आज है, अभी है। कुछ दिन पहले मैं एक किताब एक्ट ऑफ लविंग पढ़ रहा था। उसमें सुसाइड को लेकर कुछ फैक्ट थे। दुनिया में ज़्यादातर वर्कफोर्स डिप्रेशन में है। अगर दुनिया में आत्महत्या का डाटा हम देखें तो पता चलेगा कि दुनिया में हर 1 मिनट और भारत में हर 3 मिनट में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। अपने आप में ये सब बहुत डरावना है। यूँ भी अब ऑफिस 10 से 12 घंटे के हो गए हैं। उसमें से भी आगे आना जाना जोड़ दिया जाए तो क्या ही कहने। उस पर से उम्मीद तो दुनिया को यही है कि कैसे 70 घंटे काम करे कोई कि 90 घंटे कर ले। मैं सोचता हूँ कि भले आप रोज 8 घंटे काम करें और हफ्ते में 5 या 6 दिन काम करें, आप अपनी लाइफ का मेजर हिस्सा जब बेमन के काम में गुजारेंगे तो उसका असर आपके मन पर आएगा ही। हम कमाएंगे और एक दिन आराम होगा। ये थ्योरी अपने आप में बहुत थकाने वाली है। ये तब की बात है जब सोचा भी नहीं था कि कभी किताब लिख पाऊंगा। उस दौरान इतना टाइम ही नहीं मिलता था, इसलिए कभी कभी कुछ कविता टाइप लिखने की कोशिश करता था। उसी समय की एक कविता जो डायरी का हिस्सा थी, पहली बार शेयर कर रहा हूँ। प्यार के 2 बोल भी तो हमने तुमने कब कहे थे। प्रीत में हम गोल होकर 2 कदम भी कब बहे थे। बात भी 2-4 की थी, नहीं प्यार से लड़े थे। बेवजह ही रूठ जाना, बेवजह ही मान जाना। प्यार के इन चक्करों में हम तो यार ना पड़े थे। रास्ते में हो मज़ा तो मंजिलों का काम क्या है। तेरे मेरे इस सफ़र का नाम और अंजाम क्या है। जिसको देखो चाँद तारे तोड़ने को चल पड़ा है। देखो यार, बात समझो, इसको मेरा प्यार समझो। चाँद तारे दूर भी हैं, थक के हम तो चूर भी हैं। सोचता हूँ जाने से पहले छोटा-सा एक काम कर लूँ। उम्र भर की फुर्सतों को अब तुम्हारे नाम कर दूँ। बेवजह बेकाम की बातें ही तो जोड़ी थी हमने।
बेसबब आवारगी की रातें ही तो जोड़ी थी हमने। पैसों ने कमा कमा कर हमको उम्र भर लूटा बहुत। सब किया हुआ इकट्ठा, सब का सब छूटा बहुत। क्या फर्क पड़ता है इससे, किस्सागो का नाम क्या है, तेरे मेरे इस सफर का नाम और अंजाम क्या है। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैंने कविता लिखना लगभग छोड़ क्यों दिया। पर इस कविता में एक एक शब्द मेरे उस समय के मन को बताता है। बेचैनी के दिनों में यूं ही लिखे हुए शब्दों ने असल में अपने मतलब बनाना बहुत बाद में शुरू किए। जैसे कि बचपन की ये बात जिसके मतलब मुझे बहुत साल बाद में थोड़े थोड़े समझ आए। उसी दौरान एक अखबार में कविता की कुछ लाइन छपी थी जिसके लेखक के बारे में मुझे पता नहीं चला। लाइन कुछ यूं थी, कुछ भी खास नहीं है मुझ में फिर भी जाने क्यों भीड़ से कटकर तन्हा चलना अच्छा लगता है। मुझे ये इतनी अच्छी लगी थी कि बहुत साल तक मैं अपने हर डायरी में ये लाइन पहले पन्ने पर नोट करता था। इन रैंडम से लगने वाली बातों ने अपने मतलब बहुत दिनों बाद में बनाने शुरू किए। मैंने बचपन में देखा था कि कई घरों में, मंदिरों में एक पोस्टर लगा रहता था जिसमें गीता का एक श्लोक लिखा रहता था। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ कीजिएगा। इसका मोटा मोटा मतलब है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म करने में है, इसके फलों में नहीं। कभी भी कर्म के नतीजों से जुड़े मत रहो और ना ही अपने कर्मों से भागो। मुझे श्लोक से एक बड़ी बेसिक सी प्रॉब्लम थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम काम करें लेकिन ये इच्छा ही ना रखें कि इस काम का क्या होगा। मतलब किसी एग्जाम की तैयारी करें लेकिन ये ना सोचे कि हमारा इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बहुत साल तक ऐसे ही समझता था। मुझे लगता था कि ये श्लोक ऐसे ही है बस। मेरा रोज लिखने का टाइम फिक्स रहता है। मैं हफ्ते में 6 दिन के हिसाब से काम करता हूँ और 7वें दिन की छुट्टी लेता हूँ। जब संडे की छुट्टी हो जाती है और मैं सोमवार को अपने इस फिक्स टाइम पर लिखने के लिए बैठता हूँ तो मैं बिल्कुल एक्साइटेड रहता हूँ कि भाई अब एक दिन का गैप हो गया है, अब लिखना है। ऐसे ही जब मैं रोज की तरह लिखने के लिए बैठा हुआ था तो मुझे बिजली की तरह एक बात चमकी। ये जो मैं रोज लिख रहा हूँ, ये शायद कभी दुनिया की नज़र में ना भी आए। ये शायद ऐसे ही खत्म हो जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं लिखता रहता हूँ पर वह कभी सामने नहीं आएंगी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही जो मैं लिखता हूँ और खुद ही बाद में डिलीट कर देता हूँ। जो बात मुझे चमकी वो ये थी कि मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा किस चीज़ में आ रहा है। मुझे लिखने में मज़ा आता है। वो जो लिखा हुआ है कल को वो किताब की शक्ल में बाहर आएगा। शायद किताब बेस्ट सेलर हो जाएगी पर उसका बेस्ट सेलर होना मेरे हाथ में नहीं है। किताब शायद बिल्कुल ना चले, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में केवल एक चीज़ है जो कि जब मैं रोज़ लिखने बैठता हूँ तो जितना मुझे कच्चा पक्का आता है मैं उसको अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश करूँ। ये जो मैं रोज़ लिख रहा हूँ, जो अपना काम कर रहा हूँ, असल में मेरा ये कर्म ही मेरा फल है। किताब का हिट होना या फ्लॉप होना फल नहीं है, वो सब बोनस है। वो हो गया तो ठीक, नहीं तो मैं अगली किताब पर पहुंच चुका होता हूँ। इसलिए जब भी लगे कि आप पीछे छूट गए हैं तो हमेशा पीछे घूमकर अपने उस एक दिन को देखना चाहिए। वो एक दिन जो आपको मिलता है उसमें आप कैसे समय व्यतीत करते हैं। अपने एक दिन का हिसाब आप प्रॉफिट और लॉस की एंट्री के जैसे करें। एक तरफ वो समय लिखें जो आप दिन भर में अपने हिसाब से जीते हैं, दूसरी तरफ अपना वो समय लिखें जो कि आप दूसरों के हिसाब से जीते हैं। आपको एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने के हिसाब में पूरी जिंदगी का हिसाब किताब समझ आ जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज का हिसाब किताब कैसा है। सवाल ये है कि उसको बदलने के लिए आज आप क्या कर रहे हैं। पीछे छूटने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप हमेशा ही पीछे छूटे रहेंगे। मैंने जब अपने मार्केटिंग के दिनों का हिसाब किया तो देखा कि हफ्ते के 5 दिन तो मैं अपने हिसाब से नहीं जीता। मैंने फिर ये हिसाब लगाया कि हफ्ते में बचे हुए 2 दिनों को अपने हिसाब से जीना चाहिए और उसमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे ये 5 दिन भी फिर मैं वही कर पाऊँ जो मेरा मन करता है। मैंने उसी दौरान वीकेंड पर लिखना शुरू किया। 5 दिन अपने मन का काम ना कर पाने का एक फ़ायदा ये था कि जब मैं वीकेंड पर लिखने बैठता तो मेरे पास 5 दिन ना लिखने की बेचैनी होती। मैंने अपनी बेचैनी से दोस्ती कर ली।
मेरे साथ के लोग जॉब बदल रहे थे, सैलरी बढ़ा रहे थे, पर मुझे समझ में आ चुका था कि नौकरी बदलने से कुछ बदलेगा नहीं। मुझे लिखने में मज़ा आ रहा था और मुझे वो लिखते रहना चाहिए ये जानते हुए कि इसका कुछ नहीं होगा। मैंने एक वीकेंड एक कहानी लिखी और सोमवार को अपने ऑफिस के दोस्तों को कहानी सुनाई। उन दोस्तों को कहानी पसंद आई और कुछ हल्का-फुल्का फीडबैक मिला। अगले वीकेंड फिर मैंने एक और कहानी लिखकर सोमवार को फिर से दोस्तों को सुनाई। इस बार और तारीफ मिली। ऐसे 2-3 हफ्ते जब बीते और मैं बीच में 1 हफ्ता कहानी नहीं लिख पाया, तो सोमवार को दोस्तों ने पूछा कि इस हफ्ते कहानी नहीं लिखी? मुझे खुद पर शर्म आई और मैंने फिर लगातार 16-17 हफ्ते बिना ब्रेक के कहानियां लिखी। इन्हीं में से कुछ कहानी मेरी पहली किताब का हिस्सा बनी, पर मेरा 4 से 5 महीने तक ऐसे ही लगातार कहानी लिखना बहुत ज़रूरी था। 4-5 महीने में एक अजीब सा विश्वास मुझ में आया कि मैं कहानी लिख सकता हूँ। उन दिनों मुझे नौकरी के लिए भी बहुत से ऑफर आते रहते थे, पर जब मैंने 1-2 बार इंटरव्यू दिए, तो मुझे लगा कि नई जगह अगर ज्वाइन करूँगा, फिर ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। शुरुआत में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिर अपने आप को सेटल करना पड़ेगा और मेरा कहानी लिखने का फ्लो टूट जाएगा। कहानी मुझे कुछ दे नहीं रही थी, ना पैसा, ना फेम, ना ही उम्मीद कि ये कभी फुल टाइम काम भी हो सकता है। बस एक चीज़ का सुकून था कि मुझे लिखने में मज़ा आ रहा था। 5 दिन मैं इस इंतज़ार में काट देता था कि वीकेंड पर कहानी लिखूँगा। मेरे अंदर कुछ बदल रहा था। हर बीतते हफ्ते के साथ मुझे अपने ऊपर विश्वास आता जा रहा था। अब इसके बाद मैं ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसको आप अपने रिस्क पर ट्राई करिएगा। जब आप नौकरी कर रहे होते हो, तो आपको 3-4 तरीके की रेटिंग मिलती है, 1 से 5 के स्केल पर। फर्स्ट, फार बिलो एक्सपेक्टेशन, एक्सट्रीमली अनसैटिस्फैक्टरी। सेकंड, बिलो एक्सपेक्टेशन। थर्ड, मीट्स एक्सपेक्टेशन। 4, exceeds expectation. 5, far exceeds expectation. आउटस्टैंडिंग। जैसा कि नाम से साफ है कि अच्छा काम करने पर क्या रेटिंग मिलती होगी। मैं जानकारी के लिए बता दूं, अगर रेटिंग बहुत अच्छी आती है तो आपकी सैलरी ज़्यादा बढ़ती है और अगर आप लोअर साइड में हैं तो आपकी नौकरी जा भी सकती है। इसलिए जब हम खबर सुनते हैं कि इतने हज़ार लोगों की नौकरी चली गई, तो उसका एक ही तरीका होता है कि जिनकी रेटिंग खराब होती है, उन लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसलिए सारी नौकरियां रेस की तरह ऑपरेट होती हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि 100 लोगों में से सारे लोग 5 की रेटिंग पर नहीं हो सकते, सारे लोग 3 नहीं हो सकते। ये रिलेटिव रेटिंग होती है। मतलब कि चाहे आप कितनी भी मेहनत करें, हर कंपनी में कुछ लोगों को खराब रेटिंग मिलकर रहेगी। मुझको नौकरी करते हुए एक बात समझ में आ गई थी कि अगर मैं यहाँ पर टॉप करने की कोशिश करूँगा तो बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। अपने दिन-रात सब कुछ अपनी नौकरी को ही देना पड़ेगा। पर जो ये 3 नंबर वाली रेटिंग है, मीट्स एक्सपेक्टेशन, ये बहुत अच्छी है। इसमें सैलरी तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती, लेकिन नौकरी जाने का खतरा भी नहीं रहता। मैंने अपनी शुरुआत की नौकरी में अपने आप से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि मैं मीट्स एक्सपेक्टेशन के लिए ही काम करूँगा। इसका फ़ायदा होगा, ये मुझे पता नहीं था, पर इससे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे लिखने के लिए समय मिलने लगा। मैं इतनी टेंशन लेता नहीं था, ना मेरे मन पर प्रेशर था कि मुझे 5 टू 5 लाना है। मैं ये सोचता था कि मैं 2 नौकरियाँ कर रहा हूँ, जिसमें से एक की सैलरी अभी आती है और दूसरी लिखाई वाली नौकरी की सैलरी बाद में आना शुरू होगी। बावजूद इसके कि मैं दुनिया की नज़र में पीछे छूट रहा था, पर मुझे अपनी लाइफ का ये सबसे अच्छा फैसला लगता है कि मैं रेटिंग के चक्कर में नहीं पड़ा। मेरी सैलरी 5 टू 5 और 4 टू 5 वालों से कम बढ़ी, पर मैं अपना पूरा राइटिंग करियर बना पाया। मैं ये नहीं करता तो आज लिख नहीं रहा होता और अपना दिन अपने हिसाब से नहीं बिता रहा होता। लिखने के बहुत दिन बाद समझ आता है कि जो हिस्सा सबको पसंद आ रहा है वो असल में आपने नहीं, आपके अंदर के ईश्वर ने लिखा था। ये वही हिस्सा था जिसमें आपने खुद को ऐसे छोड़ दिया था जैसे बच्चा किरमिच की लुढ़कती हुई बॉल के पीछे खुद को छोड़ देता है, फिर बॉल जहाँ चाहे वहाँ ले जाए। इसलिए शायद तारीफ मुझे असहज करती है, क्योंकि जिसकी तारीफ आप कर रहे हैं, अपने उस हिस्से को मैं भी ढूंढ रहा हूँ। वो मिलता है, कभी पूरा नहीं मिलता। कुछ फैसले जो सही हो गए, क्या सही में वो हमने लिए थे या कोई था जो वो फैसले ले रहा था?
कुछ फैसले जो गलत दिख रहे थे, क्या सही में वो गलत थे या किसी सही रास्ते की ओर ले जा रहे थे? वो कौन है जो तय करता है कि हम पीछे रह गए? पीछे रहने वाले अक्सर ज़्यादा आगे तक जाते हैं, धीरे चलने वाले अक्सर ज़्यादा दूर पहुंचते हैं। सॉरी वॉरी। जिन दिनों मैं सिम्बायोसिस से एमबीए कर रहा था, उस समय एक हमारे मार्केटिंग के प्रोफेसर थे, मिस्टर प्रांतोष बनर्जी। मैं जिस सरकारी स्कूल से पढ़ा था, वहाँ ये कभी नहीं जान पाया था कि अच्छा टीचर क्या होता है। अब मुझे लगता है कि अच्छा टीचर वो होता है जो सब्जेक्ट समझाता है। हालांकि ये सब तो बेसिक बात है, बल्कि वो टीचर जो सब्जेक्ट के साथ कुछ और सिखा देता है, वो अच्छा टीचर होता है। अच्छी किताबों के साथ भी ऐसा ही होता है। सिर्फ अच्छी कहानी होने से किताब अच्छी नहीं हो जाती। अच्छी किताब वो होती है जो हमारे भीतर एक ऐसी खिड़की खोल पाए जहां हम अपने आप को पूरे उजाले में परछाई के साथ देख पाएं। होता क्या था कि नॉर्मली एमबीए में हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं था। कोई भी कभी भी दरवाज़ा खोलकर अंदर क्लास में आ सकता था। प्रोफेसर्स भी बहुत कूल रहते थे, कोई मना करता नहीं था। बाद में क्लास रिप्रेजेंटेटिव सबकी अटेंडेंस लगा देता था। हुआ क्या कि 1 घंटे की क्लास में लोग आधे घंटे तक आते रहते थे। प्रांतोष सर उन चंद टीचर्स में से थे जो 30 लोगों की क्लास में तब तक आगे नहीं बढ़ते थे जब तक कि सभी को वो चीज़ समझ में ना आ जाए। हमें लगता था कि वह क्लास लेट कर रहे हैं, लेकिन असल में ज़िंदगी का बहुत बड़ा लेसन दे रहे थे कि टीम को साथ लेकर चलना होता है। प्रांतोष सर किसी भी दूसरे मार्केटिंग प्रोफेसर जैसे क्यों नहीं थे, मैं आपको बताता हूँ। एक दिन वह क्लास में आए और उन्होंने बोर्ड पर लिखा सोप, यानी साबुन। हमारी मार्केटिंग की क्लास में 30 लोग थे। उन्होंने सबसे पूछा कि बताओ, सोप यानी साबुन सुनते हो तो सबसे पहले आपको दिमाग में कौन से 2-3 शब्द आते हैं? क्लास में करीब करीब 14 लोगों के जो शब्द आए थे वो ये थे, फ्रेशनेस, ताजगी महसूस होती है। अब उन्होंने साबुन के नीचे एक एरो खींच के ताजगी लिख दिया। अब उन्होंने फिर पूछा कि ताजगी से आपके दिमाग में सबसे पहले 2-3 शब्द क्या आते हैं? अब करीब करीब 12-13 लोगों का जो नेचुरल जवाब था, ताजगी से सबसे पहला शब्द तंदुरुस्ती आता है। आप हेल्दी फील करते हो। पूरी क्लास के सामने ये एक्सपेरिमेंट हो रहा था। अब उन्होंने सोप के नीचे पहले ताजगी लिखा, ताजगी के नीचे उन्होंने तंदुरुस्ती लिखा। इसके बाद हमें बताया कि एक ऐसा साबुन जिसकी पैकिंग भी इतनी अच्छी नहीं है और जब आप उस साबुन को अपने हाथ पर मलते हैं तो 2-4 दिन तक महक हाथ से नहीं जाती। वही साबुन हमारे देश में सबसे ज़्यादा बिका और उसकी टैगलाइन थी, उसका जो जिंगल था वह था, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। उन्होंने हमें समझाया कि जब हम एक लेवल नीचे सब कॉन्शियस पर जाते हैं और तब हम कुछ कम्युनिकेट करते हैं तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय सुन रहे थे तो सालों साल वो हमारे सब कॉन्शियस पर हिट कर रहा था कि तंदुरुस्त रहना है तो लाइफ बॉय लगाना है। क्लास के सारे लोगों को ये पता था कि तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय में बहुत ही हिट टैगलाइन थी, बहुत ही हिट साबुन था। इस देश में सबसे ज़्यादा बिकने वाले साबुन में से अभी तक लाइफ बॉय है। लेकिन वो किस तरीके से हमारे दिमाग को कम्युनिकेट कर रहा था, ये हमें उस दिन के क्लास के एक्सपेरिमेंट के ज़रिए समझ में आया। कमाल की बात यह है कि अगर प्रांतोष बनर्जी सर ने वह बात हमें पहले बता दी होती, तो हम कभी अपने आप को ढूंढ के तंदुरुस्ती तक नहीं पहुंचते। हम तंदुरुस्ती तक अपने आप पहुंचे तब उन्होंने हमें साबुन का नाम बताया। ऐसे कमाल के काम वो करते थे। एक दिन ऐसे ही क्लास की बात है, वो चूंकि देर से आने वाले लोगों को क्लास अटेंड करने से मना नहीं करते थे, तो लोग देर से आते जा रहे थे। क्लास शुरू होने के 2-4-5 मिनट तक तो चलता है, लेकिन आधे घंटे लेट कोई घुसे वो थोड़ा अजीब हो जाता था। क्लास शुरू हुए आधे घंटे हो चुके थे। इतने में मेरी एक बैचमेट क्लास में घुसी। जैसा कि नॉर्मली होता था, उसने बड़ा कैजुअल सॉरी बोला और सीट पर जाकर बैठ गई। सॉरी बोलते हुए उन्होंने सर की तरफ देखा भी नहीं, जाकर सीट पर बैठ गई। पता नहीं, उस दिन शायद प्रांतोष सर अलग रिदम में थे। वह थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने मेरी क्लासमेट को खड़ा किया और पूछा, व्हाट डिड यू से? उसने कहा, सॉरी सर। प्रांतोष सर ने कहा, आपने सॉरी कह तो दिया,
आर यू सॉरी? आर यू फीलिंग सॉरी? और जस्ट सेइंग इट? मेरे उस क्लासमेट ने अपना सिर झुका दिया। इस पर प्रांतोष सर ने कहा, आप लोग बहुत बड़े हो गए हो। आपको मैं कोई बात नहीं बताना चाहता, पर एक चीज़ है, इन लाइफ डोंट अटर अ वर्ड यू डोंट मीन। उस समय तो ये मुझे बहुत नॉर्मल सी एडवाइस लगी थी, लेकिन बाद में मैं समझा कि ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। हम कितनी बार कितनी चीज़ केवल बोलने के लिए तो बोल देते हैं, लेकिन जिसका कोई मतलब नहीं होता। चाहे हम वो प्यार में बोलें या ऑफिस में या कहीं घर पर। आप जाने अनजाने गलत बोलकर बहुत बुरा फंसते हैं। हम जो महसूस नहीं करते वो नहीं बोलना चाहिए। इस घटना के थोड़े दिनों बाद फिर एक और घटना प्रांतोष सर की क्लास में घटी। हमारे एमबीए में ऐसा कुछ कोर्स होता था कि हमें पास वाले गांव में जाकर बच्चों को पढ़ाना होता था। हम लोग इस मौके का फ़ायदा उठा लेते थे। पढ़ाने गए 1 घंटे के लिए और उसी चक्कर में यहाँ पर 4 क्लास की अटेंडेंस हमने ये कहते हुए ले ली कि सर हम तो गांव में पढ़ाने गए हुए थे। प्रांतोष सर की आदत थी, जब वह क्लास में आते थे तो लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरा स्कैन करते थे। उनकी नज़र एकदम से मुझ पर गई और उन्होंने पूछा, पिछली क्लास में नहीं आए थे? मैंने कहा सर वो पढ़ाने के लिए गया हुआ था। तब उन्होंने पूछा, कितने बड़े बच्चे थे? मैंने बताया, सर छोटे ही थे, 6th 7th क्लास के बच्चे थे। फिर उन्होंने पूछा, उनसे क्या सीखा? व्हाट डिड यू लर्न मिस्टर दुबे? मैंने कहा, नहीं सर मैं सीखने नहीं गया था, मैं उनको सिखाने गया था। मेरे जवाब पर वह हंसने लगे और बोले, बच्चों के पास गए और कुछ सीख के नहीं आए? इस मोमेंट में मैं फ्रीज हो गया था। मुझे लगा कि यार बात तो सही है, बच्चों से कितना कुछ है सीखने को। उस पल प्रांतोष सर ने मेरे लिए जीवन में एक नई खिड़की खोल दी। कई बार आप कोई बात जान तो जाते हैं, लेकिन उसको सीखने में बहुत साल लगते हैं। इस बात को मैं कई साल बाद अलग तरीके से सही से समझ पाया। जब मैं दिवाली पर घर गया हुआ था, मोहल्ले में लोग अनार जला रहे थे और हम लोग छत से देख रहे थे। अनार हम सब ने देखा है कि कैसे जलता है। ये घटना घट गई, बहुत ही ऑर्डिनरी घटना है, हर साल घटती है। अनार कैसे जलता है हम सबको पता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। उसके कुछ महीनों बाद जब मैं लखनऊ से मुंबई लौटा और मैं अपने बच्चों के साथ पवई के एरिया से निकल रहा था, जहाँ पर एक फव्वारा चलता रहता है, मेरे बच्चे की उस पर नज़र गई और उसने एकदम से चौंकते हुए कहा, पापा पानी का अनार। फव्वारा को अनार एक बच्चा ही कह सकता है। बच्चे इस घिसी पिटी दुनिया को नया कर देते हैं। मैं भाषा जानते हुए भी कभी पानी के अनार को इस दुनिया में नहीं खोज पाता। अगर मेरे बच्चे ने उस दिन मेरे लिए ये नई खिड़की नहीं खोली होती। एक सीख जो मुझे प्रांतोष सर ने 2007-8 में अपनी क्लास में दी, उसको मैं 2020 में जाकर समझ पाया। बड़ी चीज़ों का रास्ता छोटी चीज़ों पर ध्यान देने से खुलता है। प्रांतोष सर की उस बात का असर इतना ज़्यादा है कि मैं जब भी किसी बच्चे से मिलता हूँ, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। एक छोटी सी बात से अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मैं अपनी किताब के नाम को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड था कि क्या नाम रखूँ। किताब बाप और बेटी के रिश्ते के बारे में थी। मैं एक दोस्त के घर डिनर पर था। वहाँ उसकी बेटी ने अपने पापा से किसी बात में कहा, क्या यार पापा। उस बच्ची की आवाज़ में मुझे उसका क्या यार पापा बोलना इतना सुंदर लगा और बस मुझे अपनी किताब का टाइटल मिल गया। समझाने के लिए इतनी बातें थी कि समझ नहीं आ रहा था शुरू कहाँ से करूँ। सुबह आते ही काम याद आते हैं। उठकर सबसे पहले मैं अपनी चद्दर समेट देता हूँ कि चलो एक काम तो खत्म हुआ। कभी कभी दिन भर में एक वही काम पूरा कर पाते हुए सोचता हूँ कि कितना कुछ रह गया। दिन ऐसे हवा हो जाते हैं जैसे बचपन के खिलौने। अब होली दिवाली त्योहार की तरह नहीं, काम की तरह दिखते हैं। मेरी एक दोस्त एक बार प्यार में डूबकर मर गई है। मेरा एक दोस्त इसलिए मर गया क्योंकि उसको प्यार नहीं मिला। कुछ किताबों में लिखा है कि हम हर पल मर रहे हैं। मेरे मोहल्ले का बच्चा अपने बैट को हवा में लहराकर हर पल जीता चला जाता है। मरे हुए लोग एकदम से याद क्यों आ जाते हैं? इसका जवाब सिगमंड फ्राइड के पास था। अब कौन समझाए कि जिंदगी में जवाब पता होने से सवाल आसान नहीं हो जाता। मुझे कैफे में अक्सर एक लड़की दिखती है। उसके इंतज़ार में मुझे एक शहर नज़र आता है। वहीं कैफे में आकर जब दो लोग गले मिलकर अलग होते हैं तो मुझे एक तारीख नज़र आती है। वो तारीख जो इतनी चालू है कि रोज़ मेरी नींद लगने के बाद
आकर कैलेंडर पर बैठ जाती है। नए कैलेंडर से दिन की किस्मत कहाँ बदलती है। सोचता तो मैं भी हूँ कि मुझे जब जब जीने का मौका मिले, जो मैंने गंवाए जल्द मिलेंगे। ये तब तक बोला जब तक मिलने वाले को ये आसमान और धरती मिलकर लील गए। मैं लाल से हरी बत्ती के बीच में सिग्नल पर खड़े पूरे जीवन को बहते हुए देखता हूँ और सोचता हूँ, कबीर कितना रोते होंगे। अब तो दुनिया ने रोने की नई वजहें खोज ली हैं, बस नया कबीर नहीं खोजा। अचार के पुराने डब्बे में जब नए अचार पड़ते हैं तो स्वाद में पुरानापन लौट आता है या नहीं, पता नहीं। एक उम्र के बाद दिन नए नहीं होते, बस पुराने दिन वापस लौटकर आते रहते हैं। खुशी आती है तो पुरानी लगती है, दुख आता है तो पुराना लगता है। नए के नाम पर कुछ आता ही नहीं। कई बार सुबह अखबार उठाते हुए मैं सोचता हूँ कि ये बरसों पुराना अखबार क्यों आ जाता है। फिर तारीख देखकर मुस्कुराता हूँ कि लो, एक मिसप्रिंट तो पकड़ में आया। मैं एक बार उस डूब रही लड़की को बचाने के लिए बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे कूद गया। वो लड़की वापस आ गई, मैं वहीं डूब गया। मुझे इंतजार है कि एक दिन नया आएगा। मैं भी देखना चाहता हूँ वो दिन जिस दिन कबीर ना रोए।